guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले हमने दो थ्योरीज पढ़ी है। पहली थ्योरी थी हमारी वर्नर थ्योरी और जो सेकंड वाली थ्योरी थी दैट वाज सिडविक्स थ्योरी। ठीक है, तो हमने वो थ्योरीज कंप्लीट कर ली, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। नाउ वी आर हियर ऑन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बेटा, ये वाली जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको डेवलप किया था पॉलिंग ने। ठीक है, दिस इज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। ओके, इन पॉलिंग का नाम आपने सुना होगा जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पढ़ते हो तो उसमें एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग। यस, उनका स्केल भी आप पढ़ते हो। ओके, नाउ वी मूव टू कि बेटा यहाँ जो मैंने यहाँ पर ना कुछ पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं ये जो पहले शुरू के 3 स्टेप्स हैं, ये वाले जो 3 स्टेप हैं, इन्हीं से ही आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा इन 3 पोस्टुलेट्स को समझाने से पहले मैं ना थोड़ा लिंक कर देती हूँ बातों को। बेटा जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तब भी आपने बीबीटी पढ़ा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, और आपने एक थ्योरी पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी और एक पढ़ा था एमओटी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने वहां पढ़ी थी ये बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़े से डेवलपमेंट कर दिए गए हैं। अदरवाइज जो बेसिक था ना उसका, बेसिक क्या था उसका कि आपके पास जो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स कंबाइन होके सेम एनर्जी ऑर्बिटल देते हैं। भाई यही तो बेसिक है। वीबीटी का बेसिक अगर आसान भाषा में बोला जाए, आसान भाषा में बोलूं, मैं इन सबको एक बात में बोलूं तो आसान भाषा में ये बोलूंगी मैं that VBT has a principle in which the different energy orbital combine to give same energy orbital। यानी कि इन तीनों बातों को मैंने एक छोटी सी बात में बोल दिया कि डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और वो क्या दे देते हैं, आपके सेम एनर्जी ऑर्बिटल दे देते हैं। जैसे कि आपका जो s ऑर्बिटल है, अगर मैं उसको कंबाइन कराऊं p ऑर्बिटल के साथ में, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने s को नीचे p को ऊपर क्यों लिखा है, बिकॉज इट हैज अ रीजन। आप ये मानकर चलेंगे कि जो भी ये बोर्ड को आप थोड़ी देर के लिए एनर्जी लेवल मान लीजिए कि बोर्ड पर जो भी नीचे लिखा हुआ है उसकी एनर्जी कम है और जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी एनर्जी ज्यादा है। यही सेम चीज जब मैं आपको CFT पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी। तो आपने क्या चीज समझ के चलनी है अभी कि यहाँ जो लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा है उसकी एनर्जी कम है। अब देखिएगा बेटा, जब आप S को और P को मिलाते थे तो आप मिलाकर आप कुछ इस तरह से बनाते थे, याद करिए। ठीक है, कि ये ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल से मिल जाता है तो मुझे ये जो है ये sp3, एक s 3p मिलकर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। यही तो सिखाती है बीबीटी, यही सिखाती है। रिमेंबर, अगर तुमने चलो केमिकल बॉन्डिंग में भी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और वो सेम एनर्जी ऑर्बिटल देंगे, और वो जो सेम एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स आपको मिल रहे हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर डन। अब देखिए बेटा, पोस्टुलेट देखिए, अगर आपका एक s और 3p कंबाइन हुए तो sp3 मिल गया। अब वैसे ही अगर एक s 3p और 2d कंबाइन होंगे तो आपको मिल जाएगा sp3d2। क्या इतनी बात समझ आ रही है? हाँ, क्लियर हो रही है। एक s 3p और 2d मिल जाए तो sp3d2 मिल जाएगा आपको। एक s और एक p कंबाइन हो तो sp, एक s और 2p कंबाइन हो तो sp2, एक s और 3p कंबाइन हो तो sp3, एक s और 4p कंबाइन करा ही नहीं सकते क्योंकि p में सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, चौथा कहां से लाओगे? ठीक है, इसलिए sp4 नहीं होता, सिर्फ sp3 तक सीमित है। ठीक है, क्लियर।
अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, ये सारे पोस्टुलेट रटने नहीं है, समझने हैं, ठीक है, बहुत आसान है, समझिए। देखिए बेटा, उसने कहा सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स एज मेनी एज वेकेंट sp_d ऑर्बिटल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जो मेरी सेंट्रल मेटल है उसको क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने। अब समझो, मान लो कि हमारे पास में, मैं इसको हटा रही हूं बेटा, आई होप तुमने लिख लिया होगा। देखो, मान लो हमारे पास जो मेटल है उससे 6 लीगेंड कंबाइन करने आ रहे हैं, ठीक है, 6 लीगेंड कंबाइन करने आ रहे हैं। समझो बीच में मेटल है और एक इधर से, एक सामने से, एक इधर से और एक पीछे से, ऐसे कंबाइन करने आ रहे हैं, टोटल 6 लीगेंड्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो वो 6 लीगेंड कंबाइन करने आ रहे हैं, तो सेंट्रल एटम जो हो गया, उसको कुछ ना कुछ ऑर्बिटल तो प्रोवाइड करना पड़ेगा उनके इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। हाँ नहीं बोलो, है ना? उसको कुछ ना कुछ अपने तरफ से लाना पड़ेगा कि वो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन जो लीगेंड लेकर आ रहा है उनको कहाँ रखेगी। मेरी बात समझो। तो सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स एज मेनी एज वेकेंट। खाली क्यों? क्योंकि हमारा जो लीगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, और अगर देने आ रहा है तो फिर जब वो लीगेंड ऑलरेडी लेकर आएगा तो उसे क्या चाहिए बेटा? खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो वो क्या देगी? खाली sp_d ऑर्बिटल प्रोवाइड करा देगी। कौन? मेटल प्रोवाइड करा देगी। कौन? खाली sp_d ऑर्बिटल। कितने के बराबर? जितने लीगेंड आ रहे होंगे। और आपको पता है जितने भी लीगेंड आएंगे बेटा, जितने लीगेंड आ रहे होंगे उतने ही वो क्या प्रोवाइड कराएगी? वेकेंट sp_d ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगी। क्यों प्रोवाइड कराएगी? जल्दी बताओ, क्यों प्रोवाइड कराएगी? इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। और एक बात बताओ, जितने मेटल के साथ में उससे कोऑर्डिनेट करने के लिए लीगेंड आते हैं, एक इधर से, एक सामने से, मान लो 6 आ रहे हैं, तो 6 उसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसीलिए वो कह रहा है सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स एज मेनी एज वेकेंट ऑर्बिटल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि उतने उसको ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे जितने लीगेंड आ रहे हैं। क्लियर? डन। पहला पॉइंट क्लियर। देखो अब दूसरा क्या है? These vacant orbital hybridized together to give equal number of hybrid orbitals। और आपको पता है बेटा जी, अभी जो मैंने आपको समझाया, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या दे देते हैं? सेम एनर्जी ऑर्बिटल दे देते हैं। डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल sp_d कंबाइन होंगे सारे के सारे, और क्या दे देंगे बेटा? सेम एनर्जी ऑर्बिटल दे देंगे, जिसको, और वो क्या है? इक्वल। अगर एक s, समझो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है अगर एक s 3p से मिलेगा तो क्या मिल जाएगा बेटा? sp3। तो मुझे टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 4 मिलेंगे भाई, 4। एक s के 3p के, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भाई एक s और 3p कंबाइन होंगे तो मुझे 4 ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे ना। समझो इस बात को। मान लो एक s 3p और 2d कंबाइन होंगे तो बन गया sp3d2। तो कितने ऑर्बिटल मिलने चाहिए? कितने ऑर्बिटल होंगे वहां पर? 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि जितना नंबर यहाँ कंबाइन हो रहा है, जितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, उतने ही मुझे क्या मिल रहे हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल रहे हैं। खूबसूरती देखिए बेटा बात की, क्या कह रहा है? These vacant orbital hybridized together to give the equal number of hybrid orbitals। समझिए इस बात का मतलब कि जितने कंबाइन होंगे, जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। एक s 3p कंबाइन होकर क्या मिल गया? बिल्कुल सही, sp3। क्लियर हो रही है बात? हाँ, डन, समझ में आई? वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, जस्ट इन केस मैं तुमसे पूछूं, एक s 3p और मान लो
मान लो कि तुम्हारे पास एक डी कंबाइन हो, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? जल्दी बता। हाँ, एक, और यहाँ तीन हो गए तो चार और एक पांच, यानी कि पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d, sp3d होगी। ठीक है, क्लियर? क्लियर, ओके। चलिए अब आते हैं, द लिगेंड प्रोवाइड वन इलेक्ट्रॉन पेयर ईच टू द, ये तो बोलने की ही बात नहीं है बेटा, ये तो बोलना भी नहीं चाहिए था, समझो इस बात को। भाई लिगेंड, लिगेंड क्या कर रहा था अभी तक? जिसने पूरे लेक्चर देखे ना शुरू से, वो समझ जाएगा ये बेकार का पॉइंट है, बेकार का पॉइंट है। लिगेंड आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन तो लाएगा ही, और उसका नाम ही क्यों रखा है हमने लिगेंड, है ना? मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, तो बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड ही क्या करेगा? पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और देखो यही कह रहा है, लिगेंड प्रोवाइड करता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड कर देगा, और क्या फॉर्म कर लेगा? यस, जी हाँ, बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आई कैन से स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए अब देखिए बेटा मैंने दो पॉइंट आपको समझा दिए, तीसरा हो गया, बात है फोर्थ पॉइंट। अभी फिर इन तीनों चारों पॉइंट को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है? देखिएगा, सो पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बिल्कुल वही है जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बेटा, एक्चुअली पूरी थ्योरी वही है, ठीक है, बस कॉम्प्लेक्स बदल जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर दो हो गया तो लीनियर होता है, तीन हो गया तो ट्रायगोनल प्लेनर, लीनियर आपका सीधा बन गया, ट्रायगोनल प्लेनर ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है, और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अभी एक्चुअली मेरे पास सारे मॉडल्स तैयार थे, बट अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल, अदरवाइज मैं ऐसे सारे मॉडल सबको बनाकर दिखा देती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी, ठीक है? जब बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी मैं तब दिखा दूंगी ये सारे मॉडल से इनको बनाना। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा बेटा जी? ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होगा, ठीक है? क्लियर? ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, मैं तो बस आपको रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पर। देखिएगा बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दो अगर हुआ तो लीनियर, तीन हुआ तो प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? क्लियर? तो ये हो गए बीबीटी के पोस्टुलेट्स, ठीक है? अब इन पोस्टुलेट्स को करते हैं अप्लाई, तो फटाफट से पोस्टुलेट्स आपने लिख लिए होंगे बेटा। नाउ अब मैं इसको जो भी एग्जाम्पल होंगे उस पर इन पोस्टुलेट्स को अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है? तो आते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं बेटा, कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है? कॉपर, सॉरी कोबाल्ट का ले लेते हैं, अमोनिया होल 6 + 3, ठीक है? अच्छा अब देखो, देखना बेटा ध्यान से देखना, ये रहा मेरा कोबाल्ट। जो कोबाल्ट का होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 27। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, विद इन सेकेंड्स कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? देखो अभी तुम लोग क्या करते हो, 27 है तो फटाफट 1s2 2s2 2p6 3s2 पूरा लिखने लग जाते हो, पूरा लिखते हो, फिर काउंट करके बिल्कुल सही सही करोगे। कुछ मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई मैं किस लिए हूँ यार, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी तो और क्या करूंगी। देखो अब तुम्हें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना 7, लिखो 3d 4s। आपको पता है 3d पहले भरा जाएगा, 4s बाद में आता है, ठीक है? तो आप देखना, कुछ मत करो, ये दो जो है इसको तो लगा दो यहाँ, और यहाँ पर जो भी है तो यहाँ लगा दो साथ। डन हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? बस ये किस पर मत करना, ये कॉपर पर, सॉरी क्रोमियम पर और सीयू कॉपर पर, क्रोमियम और कॉपर पे मत लगाना बेटा, ये तुमने पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है कि इनमें एक्सेप्शन होता है, तो इन पर अप्लाई मत करिएगा, इसके अलावा आप कर लो अप्लाई, ठीक है? और लास्ट में हाँ जिंक पे भी अप्लाई मत करना,
जिंक का 30 होता है ना, कभी पता चल रहा है 3 और 10 भर रहे हो, ओके वो तो बहुत सिंपल हो गया ना। तो अब देखो मैं बताती हूँ, जैसे स्कैनेडियम होगा, स्कैनेडियम का 21 होता है, तो 3d1 4s2, स्कैनेडियम है, स्कैनेडियम का 21 हुआ, तो 3d यहाँ जो है वो 1 में भर दो, ये 4s2। s में तो 2 ही आने, s में तो 2 ही आने, ये मान के चलो, ठीक है। टाइटेनियम हुआ 22 हुआ, तो 3d2 4s2, ठीक है। वेनेडियम हुआ 23, 3d3 4s2, डन, ठीक है। अब मैं बार बार ऐसे ही लिखूंगी, क्रोमियम में मत करना बेटा, इसका होगा 3d5 4s1, याद भी हो जाती है तो। अब आ जाओगे अगर 24 हो गया, 25 ml पे आ जाओ, 25 तो कितना हो गया 3d5 4s2, ऐसे करते चले जाओ, डन डन डन, खत्म, ठीक है। तो ट्रिक जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बेटा बहुत टाइम बर्बाद होता है इसे भी करने में, ठीक है। ओके, लेट मी टेल यू अ पॉइंट। अभी तो मैं तुम्हें पूरा पूरा कराऊंगी, फिर ना आई थिंक इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें होगी ट्रिक वीडियोस, ठीक है। वो पूरी ट्रिक होगी वीपीटी की, और उससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर तुमने ये 2 वीडियोस ढंग से कर ली तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में तुम देख के बता सकते हो, देख कर, ठीक है। मुझसे पूछा करते थे बच्चे भी और टीचर्स भी कि तुम ये देखते ही कैसे बता देते हो कि इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, वो मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ, ठीक है। देखते ही बता दोगे कि इस कॉम्प्लेक्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, आउटर ऑर्बिटल होगा, इनर होगा। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी हाइपरलिगेटेड हाइपोलिगेटेड, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, कोबाल्ट 27, ठीक है। यहाँ पर 2 डाल दिया, यहाँ पर 7 डाल दिया। अब देखना बेटा जी, अब आपको क्या करना है, ये है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया तो +3, तो कोबाल्ट का +3 हुआ। जब कोबाल्ट का +3 होगा बेटा, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हो जाएगा 3d6, ठीक है। 3d6 हो गया, यहाँ से 2 निकल गया, इससे 1 निकल गया, डी में कितने आ गए 6 आ गए, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे आप ग्राउंड स्टेट, ये है बेटा इसकी GROUND ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये हो गया 3d, फिर बनाया 4s, और आपको पता है बेटा 4s के बाद क्या आएगा बेटा 4p, और 4p के बाद क्या आता है 4d आता है, ठीक है। 4p के बाद 4d आता है, मैंने सब बना लिया, ठीक है, मैंने सब बना लिया, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं, ये हो गया मेरा ग्राउंड स्टेट। अब इसका ग्राउंड क्या है, कोबाल्ट का +3 ग्राउंड हो गया ना, तो अब मैंने क्या किया 1 1 2 3 4 5 6, बेटा ये हुंड रूल फॉलो करता है। हुंड रूल याद करो, हुंड का रूल क्या था कि सब में पहले एक एक डाल दो, पेयरिंग में तब करवाऊंगा, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब आप पेयरिंग करोगे, शुरू में ही पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हुंड का रूल फॉलो करता है, आप समझिए। ये हो गया 3d, खत्म खत्म खत्म। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब ये तो हो गया मेरा ग्राउंड स्टेट, यानी कि अभी मेटल ऐसे प्रेजेंट है +3 स्टेट में, ठीक है। अब एक चीज समझना, अब क्या होगा बेटा, पहले ही क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एटम प्रोवाइड एज मेनी एज वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगी। अब देखो ये ऑलरेडी खाली पड़े sp, ये s खाली पड़ा है, p खाली पड़ा है, d खाली पड़ा है ना, खाली पड़ा है, लिगेंड आएगा फटाफट इलेक्ट्रॉन डाल के बॉन्डिंग, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो अमोनिया होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर बेटा ये जो है बैक पेयरिंग करा देगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करा देगा, बैक पेयर करा देगा, और एक्चुअल में जो स्थिति आपकी बनेगी वो बन जाएगी ये आपकी कंडीशन बन जाएगी 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन को पीछे डाल देगा, ठीक है। समझो इस बात को, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6, बेटा ये जो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं बैक पेयरिंग। क्या बोलते हैं, बैक पेयरिंग, बैक पेयरिंग,
ठीक है। अब जैसे ही बैक पेयरिंग हो जाएगी तो आएगा अमोनिया। ठीक है, अब देखना बैक पेयरिंग होने के बाद में हुआ क्या। देखो बेटा, दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले ये चीज समझो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मुझे ये पता है ऑक्टाहेड्रल बनना है। अब अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल बनेगा बेटा तो मैं ऑक्टाहेड्रल दो तरीके से बन सकता है, या तो मैं अंदर का डी यूज कर लूं sp3d2, या फिर मैं बाहर का डी यूज कर लूं, सॉरी उल्टा बोल दिया। जब आप अंदर का डी यूज करोगे तो d2sp3 बनेगा, या फिर बाहर का डी यूज करोगे तो sp3d2 बनेगा। ठीक है, अब समझिए इस बात को। जब बैक पेयरिंग हो गई तो हुआ क्या कि अंदर का डी अवेलेबल हो गया, जो अंदर के डी ऑर्बिटल है ये खाली हो गए। जैसे ही अंदर के डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, देखना बेटा मेटल है, मेटल 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 बैठी है कि कोई आके इलेक्ट्रॉन देगा, समझो इस बात को। मेटल है कि आके कोई इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करवाएगा। उसने क्या किया, अपने अपने जो ऑर्बिटल्स थे उसको क्या कर दिया बेटा, खाली करा दिया। अब उधर से आ रहा है कौन, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। अब लिगेंड ने क्या कहा, लिगेंड जैसे ही आया लिगेंड ने कहा कि सुनो मेरी बात, मैं जब जब ऐसे ऐसे मिली मेटल, उसको ऐसे मिली मेटल, ठीक है समझना बेटा, जब ऐसे मिलती है मेटल तो लिगेंड साफ मना कर देता है कि मैं आउटर में नहीं बनाऊंगा, मैं आउटर में अपने इलेक्ट्रॉन नहीं डालूंगा। तुझे तुझे अगर अगर इलेक्ट्रॉन मुझसे चाहिए, मुझसे मेरे साथ बॉन्ड बनाना है, तो तू ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली कर। मेरी बात समझना, अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली कर। अब बेटा बॉन्ड दोनों को ही बनाना था, अमोनिया को भी और कोबाल्ट को भी। इसीलिए क्या हुआ बेटा, जो अंदर वाला डी है वो खाली हो गया। अब अंदर वाला जैसे ही डी खाली हुआ, वो कैसे हुआ बेटा, बैक पेयरिंग से हुआ। जो अंदर वाले डी ऑर्बिटल थे, जो अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन थे, वो बैक पेयर हो गए। समझो इस बात को। जैसे ही वो बैक पेयर होते हैं, आता है अमोनिया अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर। देखना यहाँ आया एक अमोनिया, इसने दे दिया ये अमोनिया यहाँ 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 यहाँ, ये हो गया अमोनिया। बेटा अमोनिया ने, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दिए। आप समझिए, क्योंकि 6 अमोनिया थे इसलिए मैंने 6 अमोनिया से डोनेशन करवा दिया है इन ऑर्बिटल्स में। ये जो मिले बेटा, ये मेरे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखना कौन कौन कंबाइन हुआ है, 2 डी कंबाइन हुआ है, लिख दो, एक एस कंबाइन हुआ लिख दो, और 3 पी कंबाइन हुए लिख दो। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, D2sp3। क्लियर हो गई बात, D2sp3 इसकी क्या हो गई बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब समझिए बेटा, आपके मन में ना बहुत सारे सवाल अभी चल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि मैम बैक पेयरिंग क्यों करवाई, हमें ये बताओ पहले। ठीक है, अमोनिया ने ऐसा क्यों बोला कि मुझे अंदर वाले ही डी चाहिए, बाहर वाले नहीं चाहिए। क्यों इसमें मैंने उल्टी हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं कर दिया, sp3d2 क्यों नहीं कर दिया। मैम आपने ये किया कैसे, वीबीटी ने ये बताया कैसे, मुझे पता है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे, बस थोड़ी देर रुक जाओ, सारे क्वेश्चंस शांत हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस शांत हो जाएंगे। अब बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, जो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये क्या करती है बेटा, ये कोई भी चीज ना साफ साफ नहीं बता रही थी। ये कोई भी चीज ना साफ साफ नहीं बता रही थी। इसका कहने का मतलब ये था कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स ले आओ, उस कॉम्प्लेक्स की मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखूंगी, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखने के बाद में मैं डिसाइड करूंगी कि इसकी बॉन्डिंग कैसी होगी। मतलब इसने ये जो दे दिए ना, ये तो बॉन्डिंग से उठा के दे दिए जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, बिल्कुल वही पोस्टुलेट है। लेकिन यहाँ ये क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पॉलिंग क्या खेल खेल गए कि इन्होंने कह दिया कि पहले ना हम कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे। अब बेटा जी अभी ना यहाँ एक कैच है, बहुत बड़ा कैच है, समझना है इस बात को। उन्होंने पुरानी थ्योरी हालांकि चेप दी, कैच अभी समझना है इस बात को कि कैच कहाँ है।
देखना बेटा, अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता इसलिए मैं बोल रही हूँ उतना, ठीक है। आप समझो इस बात को। हुआ क्या कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन्होंने बोल दिया। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक होती थी बेटा, लैब में ले जाओ आप कॉम्प्लेक्स को, पता करो कि वो कैसे कैसे रिएक्शन कर रहा है और फिर लास्ट में लाके रख दो कि इसका बॉन्डिंग ऐसा होगा। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, इसकी कोई खुद का अस्तित्व नहीं है। मेरी बात समझना, इसके खुद के, ये कोई और कॉम्प्लेक्स ला तो ये बदल जाएगी, पलट जाएगी, कहेगी ये वाला लिगेंड कहता है मेरे को बाहर वाले ऑर्बिटल दो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी थी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखकर तब जाकर उसकी बॉन्डिंग बताया करती थी। ये वेस्पर की तरह नहीं है कि जो बोल दिया वो बोल दिया, जो बता दिया उसी से सवाल हो जाएगा। मेरी बात समझो, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखना बेटा, तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स ये समझ में आ गया कैसे कैसे बॉन्डिंग हो रही है, आ गया ना, आ गया। थोड़ी देर बस और समझो, आ जाएगा समझ में। देखना बेटा जी, देखना ध्यान से, ये वाले जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पुराने ही हैं। अब इसीलिए आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि देखो बेटा आपके सिलेबस में है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एलएफटी है नहीं, एलएफटी सब कुछ बताती थी, वो है नहीं आपके सिलेबस में। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप वीबीटी बिना रटे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लेट मी टेल यू द ट्रिक्स, मुझे ट्रिक्स बताने दो, फिर देखना तुम्हें वीबीटी ऐसे ऐसे हो जाएगी। समझो इस बात को। देखो बेटा, पहले ना जस्ट ट्रस्ट मी, जो पढ़ा रही हूं वैसे पढ़ते रहो, तुम्हें आ जाएगी, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। अमोनिया ने क्या किया बेटा, अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली करा दिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक पेयरिंग। क्या हुआ कि ये उल्टे पेयर हो गए। इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया बेटा जी, बैक पेयरिंग बोल दिया। अब देखना जी, जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो जो अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हो गए, इसी से जो अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब भी अंदर वाला डी यूज होगा वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा बेटा जी देखिए, आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अगर 6 है तो ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर देखूं, मैं यहां पर चेक करने लगूं, ठीक है, तो देखो सब जितने भी है वो स्पिन, जो एक इलेक्ट्रॉन अप एक इलेक्ट्रॉन डाउन, सारे के सारे क्या है, स्पिन पेयर्ड है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये क्या हो गए, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अच्छा बेटा जी, अब आगे आते हैं, स्पिन पेयर्ड हो गया। बेटा जी जब भी आपके इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर्ड होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक का मतलब दैट कॉम्प्लेक्स हैव सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो गया बेटा जी, डायामैग्नेटिक, क्लियर, डन। अच्छा बेटा जी, अब आते हैं देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है म्यू जो है बेटा, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा जी ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन, BM, ओके। एंड इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू n+2, जहां पर n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर है, ठीक है। अब अगर मुझे यहां पर देखकर बताओगे, तो जरा देखकर बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तुम बोलोगे मैम है ही नहीं, बिल्कुल सही, नहीं है तो यहाँ 0 0 रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा।
यानी कि समझ गए तुम, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया है, 0। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतना पार्ट समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो फटाफट से लिख लो इस पॉइंट को, इस सारे पार्ट को लिख लो। अब देखो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो बेटा, दोनों में से कोई भी एक काम जल्दी से कर लो। चलो अब आते हैं आगे। देखो बेटा, ये जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये सब कुछ ये जो बताया है, सवाल इसमें से कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, स्पिन पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, कुछ भी। इसमें एक और टर्म ऐड कर लो, जब भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बेटा जी, यहां पर लिख लेना, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले ये देखो, मैं दोबारा एक बार याद दिलाती हूँ तुम्हें, मैंने क्या बताया था, वीपीटी किससे एक्सप्लेन करती है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। यानी कि वो क्या करेगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करेगी, इस कॉम्प्लेक्स को देखेगी, इस कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद में देखेगी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया 0, तो उसको पता चल गया कि डी कौन सा डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, अंदर वाला यूज हुआ है, क्योंकि अगर बाहर वाला डी ऑर्बिटल उसने यूज किया होता तो देख लो बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, तो जब यहाँ 4 रखते आप तो कुछ ना कुछ 4 पॉइंट समथिंग कुछ बोहर मैग्नेटॉन में उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती। आई होप अब आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, एक्चुअल में हमारा पागल बना रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कैसे बना रही थी कि उसने क्या किया, उसने मैग्नेटिक मूवमेंट देख लिया। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा फाइनली प्रैक्टिकल से ही देखा जाएगा बेटा, तो प्रैक्टिकल से जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट उसका निकालोगे तो जनरली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल करो और निकाल लो कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग क्या होगी। ठीक है, अब देखना बेटा, अभी एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अभी है और मुझे वो क्लियर करना है, उसके लिए अभी रुक जाओ। पूछ लो क्वेश्चन क्या है, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये होगा कि मैम अमोनिया ने अंदर वाले डी यूज क्यों किए। ठीक है, तो इसका आंसर अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा। हैव पेशेंस। ओके, सब कुछ एक साथ पढ़ा दूंगी ना बेटा तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए हैव पेशेंस, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। चलिए, अब एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं बेटा और उस कॉम्प्लेक्स पर अपनी वीबीटी को लगाकर देखते हैं। एक्चुअली ना द थिंग इज कि हमने जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कितना ज्यादा पढ़ा है, 4 साल अराउंड हमने पढ़ा है, टोटल 5 साल ईयर होता है, ठीक है, पढ़ाई के, उसमें 4 साल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इट्स इन आवर ब्लड, ऐसी समझो। ठीक है, तो फिर इसीलिए जो पढ़ाने का तरीका है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि आसान से आसान जिस तरीके से समझा सकते हैं मैं वो समझा रही हूँ बेटा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आ रहे हैं हम, हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट F6 3-। ठीक है, अब देखिए बेटा कोबाल्ट F6, पहले भी कोबाल्ट लिया था, ठीक है, अब भी कोबाल्ट लिया है मैंने। अब देखना ध्यान से, अगर बेटा जी यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कोबाल्ट की तो वो कितनी आ जाएगी, x -6 इक्वल टू -3, तो x बराबर आ जाएगा +3। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखना ध्यान से देखना बेटा जी, जो कोबाल्ट है, तुम जाओ, जो कोबाल्ट है बेटा जी उसका एटॉमिक नंबर कितना, 27। अब फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक से कर दो बेटा, 4d7 और 3d7 और 4s2। ठीक है, अब बना दो फटाफट से ग्राउंड स्टेट, 3 4 और ये हो गया मेरा 5, फिर ये बन गया 4s
और ये हो गया मेरा 3D। ठीक है, ये हो गया मेरा, सॉरी ये हो गया मेरा 3D, ये हो गया मेरा 4S, ये हो गया मेरा 4P। और अब मैं बना दूंगी बेटा जी, आगे जो मैं बनाऊंगी दैट इज योर 4D बना के। ठीक है, 3 4 5 सब पे बन गए। अब देखो बेटा, जब 7 है तो 7 डाल दो इसमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 2 यहां पर। ठीक है, अब देखना बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोबाल्ट +3 जो होगा, कोबाल्ट +3 वो किसके बराबर होगा, यहां से निकाल दो तो 3D6 बन जाएगा, बिल्कुल पहले वाली कंडीशंस है। ठीक है, अब देखो 3D6, अब मैंने इसमें से 6 निकाल दो तो 2 यहां से निकलेंगे। ठीक है, और 1 यहां से निकलेगा, ये तो क्या, 2 यहां से 1 यहां से। ठीक है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट बन गई है। ठीक है, इनिशियल जो है वो मेरी ग्राउंड स्टेट ये है। अब समझिए, अब क्या होगा कि जो मेरा Fe है, जो मेरा फ्लोरीन है, ठीक है, वो फ्लोरीन फटाफट आएगा। अब देखना बेटा, 6 फ्लोरीन आ रहे हैं, 6 फ्लोरीन। ठीक है, कोबाल्ट को फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, हंसी नहीं आ रही तुम्हें सोचकर, कोबाल्ट को फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, फ्लोरीन जिसने कभी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। सोचो, ये बात दिमाग में नहीं आई? अरे फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो जाते चलते चलते से इलेक्ट्रॉन खींच ले यार, नहीं कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, HF हो गया बेटा, और फ्लोरीन के कितने सारे कंपाउंड्स हो गए, HCl हो गया, Cl भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब सोचो फ्लोरीन ने आज तक कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, बेचारे की मजबूरी देखो, यहाँ पे कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देने आया है, वो भी कितने, 1 फ्लोरीन नहीं, 6 फ्लोरीन आए हैं, 6। अब समझो बेटा, जब ये 6 फ्लोरीन आएंगे और कोबाल्ट की तरफ देखेंगे बेटा जी, 6 फ्लोरीन आकर, 6 फ्लोरीन। ठीक है, अब ये कोबाल्ट की तरफ देख रहे हैं और देखकर पता लगा रहे हैं कि हम बॉन्डिंग कैसी करें भी या ना करें। अब इस बात को समझिए बेटा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि फ्लोरीन कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं देता था, अभी समझाऊंगी क्यों दे रहा है, चिंता मत करो। अब देखो, ये जो फ्लोरीन है बेटा, जब यहाँ ये कोबाल्ट के ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो कोबाल्ट तैयार करके बैठी ऑर्बिटल्स है ना, वेकेंट ऑर्बिटल तैयार करके बैठी हुई है, और उसने तो हाइब्रिडाइजेशन भी कर लिया है। अब बस किसको आना है, फ्लोरीन को आना है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर। जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनके बीच में बन जाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते ही कॉम्प्लेक्स तैयार आपका। तो अब एक चीज ध्यान से समझिए, क्या कि बेटा जी, जब ये 6 फ्लोरीन यहाँ पर आएगा तो अब यहाँ पर देखना सिर्फ एक डी खाली है। देखो बेटा, यहाँ से तो क्लियर हो गया कि या तो अंदर वाला डी यूज होगा या आउटर डी यूज होगा, बट ये आपको क्लियर है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी डी 2 चाहिए हमें, चाहे अंदर के डी ले लो चाहे बाहर के डी ले लो, लेकिन डी 2 चाहिए। अब समझो इस बात को, अब समझो, ये जो फ्लोरीन है बेटा, ये जो फ्लोरीन है, जब यहाँ पर देखेगा कहेगा यहाँ पर तो यार एक ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, यहाँ तो कोई है। तो दूसरे फ्लोरीन से वो पूछेगा, भैया आपस में बात कर रहे हैं सारे, ठीक है, पूछेगा क्या खाली करवाएं, क्या इसको क्या खाली करवाएं। ठीक है, अब दूसरा फ्लोरीन बोलेगा ना कोई बात नहीं, इतना काम कौन करेगा यार, वैसी सोच, हमारा साइज कितना छोटा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज सिर पर, इतना काम हम नहीं करते, वी आर नॉन मेटल्स, इतना काम नहीं करेंगे। तू एक काम कर, बाहर वाले डी से बना ले रहे हैं बॉन्ड, अरे बॉन्ड ही तो बनाना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही तो बनाना है, कोई बात नहीं, बाहर वाला डी अपन लोग यूज करेंगे, हम अमोनिया जैसे थोड़ी हैं कि इतना काम करें। तो फ्लोरीन क्या करता है बेटा, वो ये वाला डी, ये देखता है मेहनत लगेगी यहाँ पे इसको अंदर कराने में, इसको पीछे कराने में, ठीक है, तो वो नहीं कराता, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं कराता, और क्या कर लेता है, बाहर वाला डी यूज कर लेता है। और जैसे ही वो बाहर वाला डी यूज करेगा बेटा जी, तो देखिएगा ध्यान से, ये एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा,
इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? अब 6 फ्लोरीन आए बेटा, 6 फ्लोरीन आए। एक एस को लिया, 3 पी को लिया, 2 डी को लिया और बना दिया sp3d2। क्या आपको इतनी बात समझ आई? वेरी गुड। अब हाइब्रिडाइजेशन तो हमने निकाल ली। इससे हमें ये भी पता चल गया कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जा रहा है तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह जाता। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ओके, हाँ हाँ ओके, एक मिनट रुकना बेटा। 1 2 3 4 5 4 5 6 उसमें बैक पेयर करा दिया था। हाँ ठीक है ठीक है, 6, हाँ उसमें बैक पेयरिंग हो गई थी। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ बेटा, ऑक्टाहेड्रल एक्चुअली पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ना मुझे याद ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर भी था तो मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो सही है, ठीक है, सही बनाया। देखना बेटा, ऑक्टाहेड्रल हो गया sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डी हमने कौन सा यूज किया है? बाहर वाला डी यूज किया है। जब बाहर वाला डी यूज किया है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? बिल्कुल सही, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही हम कहते हैं हाइपो हाइपोलिगेटेड। हाइपोलिगेटेड। क्लियर हो गई बात? अब आगे आते हैं। यहां देखिए बेटा, आपको ये नजर आ रहा है? अच्छा बेटा, एक चीज ये यहां आएगा इलेक्ट्रॉन, ये वहां सही किया था, वो होल्ड रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। मैंने ना एक्साइटेड इतनी हो गई मैं तुम्हें पढ़ाने में कि मैंने होल्ड रूल को वॉयलेट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा पाप है, वो करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही करिए और ठीक कर लीजिए। ओके, होल्ड रूल को वॉयलेट मत करना यार, बहुत बहुत बड़ा पाप है ये। ठीक है, मुझसे जीवन में आज पहली बार हुआ। ठीक है अब आ जाओ, ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाइपोलिगेटेड। अब आगे आते हैं बेटा जी यहाँ देखकर बताइए मुझे कितने अनपेयर दिख रहे हैं आपको? 4 अनपेयर। और अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं इसको स्पिन पेयर्ड कहूं? क्या पेयर्ड क्यों बोलूं भाई? क्यों बोलूं मैं पेयर्ड? क्योंकि फ्री है। ये तो पेयर्ड होंगे ही भाई, लिगेंड तो 2 ही लाता है, लेकिन ये तो फ्री है ना, तो मैं क्या बोलूंगी? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा जी, क्या हो गया? ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाइपोलिगेटेड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, अब एक चीज यहां पर देखिएगा बेटा, यहां पर मुझे निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? म्यू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब बता दीजिए जरा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा जी? 1 2 3 4, यानी n बराबर हो गए 4। अब जब n बराबर हो गए 4 तो √4, और ये हो गया बेटा आपका 4 + 2 6, ये हो गया बेटा जी √24। √24 निकाल लेंगे बेटा जी तो आपका म्यू आ जाएगा। क्लियर? डन। चलिए यहां पर भी मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है? देखो बेटा, ये जो है म्यू, ये आपसे बहुत 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 पूछेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछ ली, और आपको वो आती है, इसका मतलब आपको ये होल थ्योरी आती है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? तो आपसे वो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछने के। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये देखिए, म्यू बराबर ये हो गया √24। अब ये छोटी सी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि देखिए, अगर आपका मतलब ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। √24 जो है ना, इसको कैलकुलेट मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि अगर आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग लिख देना।
या फिर जो आपके ऑप्शन है उसमें 4 पॉइंट समथिंग ढूंढ लेना। यानी कि मान लीजिए इसका आंसर आ गया 4.84, बहुत मैग्नेटॉन, एक बार कैलकुलेट कर लेना बेटा, मेरा काम तो आज तक इससे ही चल जाता है। ठीक है, मान लो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेड आ गए तो 5 पॉइंट समथिंग। हो गया। अच्छा, अब देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है 1.73, 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज, ये जो मैंने आपको दो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, इन 2 एग्जाम्पल्स में, हाँ एक और चीज इसमें रह गई बेटा, इसमें रह गया क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, पैरामैग्नेटिक। कहां लिख दूं, यहां लिख देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। देखिए बेटा जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके पास आएगा तो आपको एटलीस्ट इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में आपसे इन प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे, चाहे सीबीएसई एग्जाम हो, चाहे आपका आईआईटी हो, नीट हो, वो पूछ लेगा। अब मैं बताती हूँ पैटर्न, तरीका क्या रहेगा आपसे क्वेश्चन पूछने का। देखिए बेटा जी, अगर सीबीएसई का क्वेश्चन आएगा आपका तो सीबीएसई में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, वो आपसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देकर पूछ लेता है कि एक्सप्लेन इट्स बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स बॉन्डिंग। अब वो बॉन्डिंग क्या तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तुम्हें ये पूरा सब कुछ बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यही कॉम्प्लेक्स आया तो आप टीचर को ये पूरा कंप्लीट करके दिखाओगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करके दिखाओगे, भले ये मत दिखाना क्योंकि इसमें काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब जैसे हाइपोलिगेटेड है, ये सीबीएसई में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये याद नहीं रहता तो इट्स ओके, जब इतना करके जाओगे तो 1-2 वर्ड्स भूलोगे भी। मेरी बात समझ लो, तो बहुत सारा पढ़ के जाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें से भूल भी जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर पढ़ के अगर 2 लाइनें जाओगे तो वो 2 भी भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है तुमको, अगर सीबीएसई में क्वेश्चन जब आएगा आपका तो सीबीएसई में कभी डायरेक्ट आंसर मत लिखना, क्योंकि अभी मैं ट्रिक से भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो ट्रिक से ये मत करना कि सीधा फटाफट आंसर आया और लिख दिया। ठीक है, वो मत करना। सीबीएसई में मार्क्स तभी मिलेंगे जब तुमने वो पेपर पे पूरा का पूरा किस तरीके से तुमने वो क्वेश्चन किया है ऐसे बताया होगा। ठीक है, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीचर तुम्हें ऐसे ही नंबर दे दे बस, ठीक है, कि तुमने, तो उनको ये नहीं लगेगा कि तुमने किसी से पूछ कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें सीबीएसई में आता है तो पूरा लिखना है, और अगर नीट में या जेई मेंस में एडवांस में आएगा बेटा, एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, ठीक है, उसमें आएगा तो वो आपसे इसका छोटा पोर्शन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फिर तुम्हें सबका निकालना पड़ेगा और फिर तुम निकाल सकते हो कि कौन सा आउटर ऑर्बिटल है, कौन सा इनर ऑर्बिटल है। ओके, डन। तो चलो अब मैं तुमसे मिलती हूँ अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसकी कुछ ट्रिक्स, और ओके, तो चलो चलते हैं फिर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।